हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी के इतिहास की बुक का हम लोग चैप्टर 9 को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आपका 9 चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो लोहार इसमें दिया हुआ है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ऐसे एज ए स्टोरी दिया हुआ है। तो प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हथियार से औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोहे की छड़ गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह देखकर बड़े मज़ेदार लग रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं लोहे के औजार और खेती। तो लोहे का प्रयोग आज आम बात है, लेकिन लोहे की चीज़ें जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हो गया था। तो कब हुआ था इसका लोहे का प्रयोग? 3,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। तो करीब 2500 वर्ष पूर्व पहले लोहे के औजारों में बढ़ते हुए उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी या जुताई के लिए हल, फाल भी शामिल है, जो कि हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया, मतलब जो कृषि में जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सहायता करने लगी लोहे के औजार, जिससे उन लोग खेत जोतना आसान हो गया। अब कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। ठीक है, तो देखते हैं। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा राज्यों का बने रहना मुश्किल था। ठीक है, जिस तरह कृषि के विकास में नया औजार रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इससे इस समय सिंचाई के लिए नहर व कुएं बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए गए? नहर व कुएं। तो बनाए गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए हुए बर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ठीक है, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया और किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन में अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाया गया। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई पे धन खर्च किया। तो ये देखिए दिया हुआ है, ये तो चार्ट वगैरह है। तो राजा को सोने का महल गिराने के धन की आवश्यकता चाहिए, ऐसा दिया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्रों में भूस्वामी को क्या कहते थे? वेलल्ला कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? वेलल्ला बोलते थे। ठीक, और इसके बाद साधारण हलवाहों को उड़वार कहते थे और भूमिहीन मजदूर को दास कैसीरार कैडीसीआर कहते थे, अधिमाई कहलाते थे। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फिर दिया है देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, तो प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे? ग्राम भोजक कहते थे। ठीक, उसके बाद में अक्सर एक ही परिवार के कई लोग पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद अनुवांशिक था। ठीक है, जो पहले जो गांव के जो ग्राम भोजक थे तो वो अनुवांशिक पद था। जैसे आज के तौर पे ग्राम प्रधान को हम लोग चुनते हैं तो आपका लोकतांत्रिक रूप से होता है, मतदान दे के चुनते हैं, तो उस समय ऐसा नहीं था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन रहती थी वही बनता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं से सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक है, तो ये मतलब ये कभी कभी कोई निर्णय गांव में होता था तो ये यही लेते थे और कभी कभी रक्षा करने का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिसे गृहपति कहते थे। अन्य जो होते थे उसे गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादा छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें से दास कर्मकार आते थे, जिसने दूसरी जगह ज़मीन पर आ जाकर अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। मतलब जो है वो दूसरों की ज़मीनों पे खेती करके मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन के पालन पोषण करते थे। ठीक है, अब अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर आदि जैसे शिल्पकार होते थे। ठीक है,
तो कौन कौन से शिल्पकार होते थे उस समय प्राचीन समय में? लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर आदि जैसे। फिर उसके दिया है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य। तो संगम साहित्य नाम का जो आपकी रचना है ये तमिल का है, ठीक है, प्राचीन समय का है। लगभग इसकी रचना कब हुई है? 2300 साल वर्ष पूर्व। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया, और गाँव में रहने वाले जिन तमिलों का नाम उल्लेख में किया गया वे संगम साहित्य में पाए गए हैं, ठीक है। अब दिया है नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा वितरण, मूर्ति कलाएं एवं पुरातत्व। तो प्राचीन समय में जो भी कहानियाँ लिखी गई, यात्रा वितरण, जो भी मतलब लोग यात्री किए हैं उन्होंने अपनी यात्राओं का जो व्याख्या किया, और जो उस समय जो मूर्ति कलाएं बनाई गई, जो भी पुरातत्व, जो भी खुदाई में प्राप्त हुए वस्तुएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दिया हुआ इधर नेक्स्ट में, तुम जातकों के बारे में सुना होगा, वे कहानियाँ जो आम लोग को प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया है। जातक कथा दी गई है, इसे बताया गया निर्धन की तरह धीरे धीरे धनी बनाता है। तो मतलब ये जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। अब ये दिया है इसमें, अब ये कहानी जो है आपके काम का नहीं है, ठीक है, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। तो प्राचीन समय के प्राचीन नगरों में जीवन के लिए हम कुछ अन्य स्रोतों से पता लगा सकते हैं, ठीक है। शहरों, गांवों और जंगलों को जीवन की जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वार पर सजाया था जहाँ लोग आते जाते थे, ठीक है। तो ये देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है। अब दिया है सांची की मूर्तिकला। सांची जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कहाँ है? सांची आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मूर्तिकला बनाई गई है नमूना है, यह जीवन का दृश्य है, ये देखिए आपका ये, ठीक है। और दिया है इसके बारे में हम लोग अगले 12वें चैप्टर में इसको अध्याय में पढ़ेंगे। और क्या इस वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की, इसकी मतलब किस तरह बनावट है इसका वर्णन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, जैसा कि तुमने पढ़ा। इन शहरों पर पारकोटों के घिरे हुए थे, जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलय कूप मिलते हैं, वे वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, ठीक है। मतलब कूप मतलब कुआं, ठीक है, क्या होता है? कुआं, ठीक। वलय मतलब छल्लेदार जो है कुएं का निर्माण करते थे। तो इसका जो है प्रयोग गुसलखाना मतलब होता है जो आप टॉयलेट आज लोग बोलते हैं, और कुछ लोग नाली के लिए इसका प्रयोग करते थे, पानी इकट्ठा करने के लिए, कूड़ेदान के लिए भी इकट्ठा करते थे, ठीक है। महलों, बाजारों या आम घरों में अवशेष या बहुत कम मिले हैं। लकड़ी व कच्ची ईंटों के छप्पर से बने होते थे। इसी कारण ज़्यादा वर्ष टिक नहीं पाते थे। भविष्य में पुरातत्व की खोज इनकी कर सकते हैं। प्राचीन शहरों में के द्वारा बनाए वहाँ गए नाविकों यात्रियों के वितरण के द्वारा पता चलता है कि ऐसे ही एक विस्तृत वितरण की अज्ञात यूनानी नाविक है जिन पत्तनों पर गया वह उनकी बारे में लिखा है, ठीक है। तो ये दिया है आपका कहानी, इसको छोड़िए। फिर ये देखिए पुरातत्व के रूप में सिक्के, ठीक है। तो पृष्ठ नंबर 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा किस तरह सिक्कों का आधार संपत्ति का मूल्यांकन किया। तो पुरातत्वविदों ने इस युग के हजारों सिक्के मिले, ठीक है। तो पुरातत्व वैज्ञानिकों ने खोज किया, मतलब कि खुदाई करवाया और देखा कि बहुत सारे सिक्के उन लोगों को प्राप्त हुआ, जिसको क्या कहते थे? आहत के सिक्के बोलते थे, ठीक है। और ये लगभग इसका प्रचलन कम से कम 500 साल था, ठीक है। इस पर चित्र दिया गया है चांदी या सोने के सिक्कों और विभिन्न प्रकार की आकृतियों को आहत कर बना। आहत मतलब होता है आपका, आहत इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पर चोट करके, ठीक है, मान लीजिए कोई वो है उस पर चोट करके बनाया जाता था, तो इसलिए इसको आहत कहा गया, ठीक है। और अब दिया है नगर के अनेक गतिविधियाँ केंद्र। तो अक्सर नगर में कई प्रकार के महत्वपूर्ण हो जाते थे, उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है। तो दिया है यहाँ पर 2500 साल पूर्व से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ पर यातायात व्यापार दोनों ही मुख्य रास्तों का पर स्थित था। इनमें एक रास्ता पश्चिम और पूर्व की ओर, दक्षिण उत्तर और दक्षिण की ओर जाता था, और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहरों में रहने वाले भोजन के जुटाते थे, और मथुरा में बेहतरीन मूर्तियों का बनाने का केंद्र था। तो ठीक है, मूर्तियाँ कहाँ बनाती जाती थी उस समय? प्राचीन समय में मथुरा में। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी, और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, ठीक है, और कृष्ण मंदिर भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसमें 3 धर्मों का जो है महत्वपूर्ण केंद्र है, आपके बौद्ध धर्म का भी, जैन धर्म का, और जो है आपका हिंदू धर्म का भी है। तो
दिया है कि उसमें मथुरा के जो पत्थर खंडों में मूर्तियों में अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब जो है उस पे पत्थरों पे लिखवाते थे आहत करके, ठीक है। अभिलेख आमतौर पर सक्षित अभिलेख जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों व मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते, तो जो भी दान देते थे उसके बारे में उसको वहाँ पे लिखवा देते थे, ठीक है। प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी शिल्पकारी इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों लोहारों बुनकरों टोकरी और बुनने वालों माला बनाने का उल्लेख मिलता है, ठीक। इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया। अब दिया है शिल्प और तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों में शिल्पों के नमूने हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं, ठीक है। उस समय जो है मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। किस चीज़ का? मिट्टी के बर्तन का प्रयोग, ठीक है। अब दिया है सुंदर बर्तन मिले हैं। इसे उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है, ठीक है। मृदुभांड इसको बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, प्राय काले रंग के होते हैं, इसलिए इसका नाम भी कर दिया है उत्तरी काले चमकीले पात्र। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि तो विभिन्न ग्रंथों से पता चला कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। और उसके बाद में उत्तर के वाराणसी और दक्षिण में मदुरै में इसके प्रसिद्ध केंद्र है। तो कपड़ों के उत्पादन का जो केंद्र रहा है आपका उत्तर में वाराणसी पे रहा है, ठीक है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अनेक शिल्पकार और तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे, इसमें श्रेणी कहते थे, ठीक है। तो प्राचीन समय में जो अनेक प्रकार के जो शिल्पकार थे, ठीक है, व्यापारी थे, अपना अपना संघ बनाते थे, समूह बनाते थे, उनको श्रेणी कहा गया है, ठीक है। शिल्पकारों को श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण कराना, जबकि व्यापारियों को श्रेणियों के व्यापार का संचालन करते थे। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में भी करती थी। लोग पैसा जमा करते थे और धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे लाभ कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ और धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। उस समय जो शिल्पकार व्यापारी अपने संघ बनाते थे उसको क्या करते थे? श्रेणी कहते थे, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है कि यह अर्थशास्त्र की जो है रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये कौटिल्य के द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसका वर्णन किया गया एक प्रकार के विशेष अधिकारी के देखरेख में कारखानों की सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन पेड़ छाल का कपास पटुआ तत्सान को तैयार करने के लिए विधवाओं और सक्षम महिलाओं बिछुड़ी वृद्धा वैश्याओं राजा की अवकाश पात्र दासियों देविकाओं के द्वारा ही इसमें काम में लगाया जाता था, ठीक है। तो इनको जो है इनमें काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए था, मतलब उनको देते थे उस समय। और जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती थी और तैयार कर भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी अपने माल के तक तड़के लेने जाना पड़ता था और उनको भी उसका जो है आपको मजदूरी मिलता था, ठीक है। तो इसमें तो आपका कोई काम का नहीं है फिलहाल। अब दिया है अरिकामेंड, ठीक है। अरिकामेंड जो है ये आपका जो है एक पांडिचेरी में शहर है, ठीक है। और ये रोम के बारे में विस्तृत जानकारी में पढ़ो, दिया गया है। लगभग 2200 वर्ष से 1900 के पहले अरिकामेंड एक पत्तन था। पत्तन मतलब बंदरगाह, जैसे यहाँ पे जहाज उतारे जाते थे। यहाँ पर ईंटों से बना हुआ ढांचा मिला है, गोदाम रहा है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनके दोनों तरफ पकड़ने के हत्थे लगे होते थे, ठीक है। इसे क्या कहते थे? एरेटाइन के मुहर लगे होते थे। और ये बर्तन किस तरह से होते थे? लाल चमकदार होते थे। इसे इटली के शहर के नाम पे रखा गया एरेटाइन, ठीक है। इसे मुहर और साथ से गीले की चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता था, मतलब उस पर जो है मुहर लगाया जाता था, ठीक है। और जब वो गीला होता तभी उस पर छाप दिया जाता था, उस पर दबा के, ठीक। अब दिया गया कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन रोम का था, किंतु वे यही बनाए गए थे। रोम लैब शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही कुछ छोटे कुंड मिले जहाँ पर कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य मनकों से बन के बनाने में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब दिया यहाँ पे अन्यत्र में मानचित्र 6 में ढूंढो
रोम को ढूंढो। यह यूरोप का सबसे पुराना शहर है, तो यूरोप का सबसे पुराना शहर में से एक है। और यहाँ पे क्या है, इसका विकास तभी हुआ जब गंगा और मैदान से शहर बस रहे थे। रोम बड़े साम्राज्य की राजधानी था और यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इनके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में आगस्टस ने करीब 200 साल पहले शासन किया था। ठीक है, तो इसे ईंटों का शहर कहा जाता था, जिसे संगमरमर का बनवाया था। और यहाँ पे कई मंदिर बनवाए गए थे, इसकी विशेषताएं हैं। ठीक, और यहाँ पे चारों तरफ दर्शनों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ पर लोग बैठ के विभिन्न कार्यक्रम देखते थे। और क्या होता था, उनमें स्नानागार भी बना, जहाँ पर स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग निर्धारित थे, जहाँ यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े जलवाही सेतु एक्वाडाइट्स के जरिए शहरों में स्नानागारों और फुहारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये देखिए आपका एक्वाडाइट का एक बना हुआ चित्र है। ठीक है, ये आपका एक्वाडाइट बना हुआ है। ठीक, तो फिर देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें ये दिया हुआ है कि लोहे की शुरुआत करीब 3000 वर्ष पूर्व की गई। लोहे का प्रयोग क्या हुआ, आहत के सिक्के कब प्रयोग किए गए, 2500 वर्ष पूर्व। और संगम जो साहित्य की रचना की शुरुआत लगभग 2300 पहले पूर्व की गई थी। और ये क्या था, एक चीज़ और याद करना आपका, तमिल साहित्य था। ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया था संगम साहित्य। ठीक, उसके बाद में अरिकामेंड का पत्तन जो है आपका 2200 से 1900 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। ये आपके महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए, जैसे कि आहत के सिक्के किसके बने होते थे उस समय, और जो बलाई कूप का प्रयोग क्यों करते थे, ये सब आपने पढ़ा है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इम्पोर्टेंट फैक्टरों को ज़रूर लिखिए और उसके बाद में उसका अध्ययन भी ज़रूर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।